सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं महेश सिंह। साथियों, आज का विषय है गिरमिटिया। इस शब्द के बारे में शायद आप में से कुछ ने सुना हो, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी, इसके हर पहलू और इसके महत्व को शायद बहुत कम लोग जानते हों। आज मैं इस कहानी को विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे देश का हर व्यक्ति, चाहे वो जवान हो, बुजुर्ग हो या बच्चा, इसे समझ सके। ये कहानी हमारे गांवों, हमारे खेतों, हमारे मेहनती लोगों और उनकी संघर्ष की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सैकड़ों साल पहले मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मेहनत और संस्कृति को जिंदा रखा। तो चलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक हर छोटी बड़ी बात के साथ समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथियों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गिरमिटिया कोई अनजान या जटिल शब्द नहीं है। गिरमिटिया वे लोग थे जो गांव देहात के गरीब और मेहनती परिवारों से लगभग 150-200 साल पहले समुद्र पार बहुत दूर देशों में गए थे। ये लोग ज़्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पूर्वी भारत के गांवों से थे। कुछ लोग पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत से भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग उत्तर भारत से गए। ये लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो खेतों में हल चलाते थे, मजदूरी करते थे या छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। इनमें से ज़्यादातर लोग गरीब थे। उनके पास न ज़्यादा ज़मीन थी, न पैसा और न ही कोई बड़ा रास्ता। कई लोग तो ऐसे थे जिनके पास 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुट पाता था। उस समय गांवों में गरीबी, भूख और मुश्किलें बहुत थी। लगभग 1834 से 1917 तक, यानी 19वीं सदी से 20वीं सदी की शुरुआत तक, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने भारत से बहुत कुछ लिया, हमारा अनाज, हमारा कपास, हमारा सोना, चांदी, लेकिन बदले में हमारे लोगों को सिर्फ मेहनत, गरीबी और मुश्किलें दी। उस समय अंग्रेजों को अपने दूसरे देशों, जिन्हें वो उपनिवेश कहते थे, मजदूरों की बहुत जरूरत थी। वे देश थे फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, जमैका, मलेशिया और कई कैरेबियाई द्वीप। वहाँ गन्ने के खेत, रेलवे लाइनें, सड़कें और दूसरी चीजें बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। लेकिन इन देशों में वहां के लोग ये काम करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये काम बहुत मेहनत वाला था, बहुत कम पैसा मिलता था और जिंदगी बहुत कठिन थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के गांवों से मजदूरों को ले जाया जाए। हमारे गांवों के लोग मेहनती थे, मेहनत करने की आदत थी और गरीबी के कारण आसानी से काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। बस यहीं से गिरमिटिया की कहानी शुरू होती है। गिरमिटिया वे लोग थे जो एक कागज पर साइन करके, जिसे गिरमिट कहा जाता था, विदेशों में काम करने गए। अब आप सोच रहे होंगे ये गिरमिट क्या होता है? ये बहुत आसान है। गिरमिट शब्द अंग्रेजी के शब्द एग्रीमेंट से आया है। हमारे गांवों के लोग जो ज़्यादातर अनपढ़ थे, वो एग्रीमेंट को ठीक से बोल नहीं पाते थे। उनके लिए ये शब्द गिरमिट बन गया और जो लोग इस गिरमिट पर साइन करके विदेश गए, उन्हें गिरमिटिया कहा गया। ये गिरमिट एक कागज था जिसमें लिखा होता था कि आपको कितने साल तक विदेश में काम करना है, कितना पैसा मिलेगा और क्या क्या करना होगा। ज़्यादातर ये अनुबंध 5 साल का होता था, जिसे पंचशाला भी कहा जाता था। लेकिन कई बार इसकी मियाद बढ़ा दी जाती थी और कुछ लोग 10-15 साल तक विदेश में फंस जाते थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि हमारे गांवों के लोग इस कागज को समझ नहीं पाते थे। बहुत सारे लोग अनपढ़ थे। उन्हें सिर्फ इतना बताया जाता था कि विदेश में अच्छा काम है, ढेर सारा पैसा कमाओगे और कुछ साल बाद अपने गांव लौट के आओगे। कई बार तो लोग इस कागज पर अंगूठा लगाते थे बिना ये जाने कि उसमें क्या लिखा है, और यहीं से धोखे की शुरुआत होती है। कई बार अरकटिया जो मजदूरों को इकट्ठा करते थे,
झूठ बोलते थे। वो कहते थे कि काम आसान है, खाना पीना मुफ्त मिलेगा और तुम जल्दी अमीर बन जाओगे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि विदेश में सोने चांदी की खेती होती है। लेकिन जब लोग विदेश पहुंचते थे तो उन्हें पता चलता था कि ये सब झूठ था। उन्हें कठिन काम, कम पैसा और मुश्किल जिंदगी मिलती थी। अब ये समझते हैं कि हमारे गांवों से इन लोगों को विदेश कैसे ले जाया गया। असल में उस समय अंग्रेजों ने कुछ लोगों को, जिन्हें अरकटिया या दलाल कहा जाता था, हमारे गांवों में भेजा। ये अरकटिया गांव-गांव, मेलों, बाजारों, रेलवे स्टेशनों और तीर्थ स्थानों पर जाकर लोगों को लुभाते थे। वो कहते थे, बेटा तुम्हें विदेश में बहुत अच्छा काम मिलेगा, वहां तुम ढेर सारा पैसा कमाओगे, अपने परिवार को खुशहाल बनाओगे। कई बार वो झूठे वादे करते थे, जैसे वहां काम हल्का है, तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा और कुछ साल में तुम वापस आ जाओगे। कुछ लोग तो इतने चालाक थे कि वो गांव की औरतों को भी लुभाते थे, ये कहकर कि वहां तुम्हें घर का काम करना होगा और तुम्हारा परिवार भी साथ जा सकता है। लेकिन ये सब झूठ होता था। सच्चाई ये थी कि कई बार ये अरकटिया लोगों को धोखा देते थे। कुछ लोगों को जबरदस्ती ले जाया जाता था। जैसे कोई व्यक्ति बाजार में भटक रहा हो या मेला देखने गया हो, उसे पकड़ लिया जाता था। कुछ लोग भूख और गरीबी से इतने परेशान थे कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। कई बार तो लोग बेचारे भटक रहे होते थे और अरकटिया उन्हें शराब पिलाकर या खाना खिलाकर अपने साथ ले जाते थे। कुछ मामलों में गांव के जमींदार या साहूकार भी इसमें शामिल होते थे। अगर किसी किसान पर कर्ज होता था तो जमींदार कहता था, विदेश जाओ, पैसा कमाओ और मेरा कर्ज चुकाओ। इस तरह लोग मजबूरी में गिरमिटिया बनने को तैयार हो जाते थे। फिर इन लोगों को कोलकाता, मद्रास या बंबई जैसे बड़े शहरों में ले जाया जाता था। वहां उन्हें डिपो नाम की जगहों पर रखा जाता था। ये डिपो जेल की तरह होते थे, जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा किए जाते थे। डिपो में खाना पीना बहुत कम मिलता था, गंदगी रहती थी और बीमारियां फैलती थी। कई लोग तो डिपो में ही बीमार पड़ जाते थे या मर जाते थे। जो लोग डिपो में जिंदा रहते थे, उन्हें बड़े बड़े जहाज़ों में लाद दिया जाता था। ये जहाज बाहर से बड़े और मजबूत दिखते थे, लेकिन अंदर की हालत बहुत खराब होती थी। इन जहाज़ों को कूली शिप या जहाजी कहा जाता था। एक जहाज में 300 से 1000 लोग तक ठूंस दिए जाते थे। ये जहाज ज़्यादातर कोलकाता, मद्रास और बंबई के बंदरगाहों से रवाना होते। यात्रा लंबी और खतरनाक होती थी, जो 2 से 6 महीने तक चलती थी। उस समय जहाज धीमे चलते थे और रास्ते में कई जगह रुकना पड़ता था। 1834 में जहाज एटलस कोलकाता से मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इस जहाज में 36 भारतीय मजदूर थे, जिन्हें पहला गिरमिटिया माना जाता है। यह शुरुआती प्रयोग था, जिसके बाद मजदूरों को बड़े पैमाने पर भेजा जाने लगा। हिंदुस्तान नामक जहाज 1838 में गुयाना के लिए रवाना हुआ, जिसमें सैकड़ों मजदूर थे। फतेह महमूद 1879 में फिजी के लिए पहला जहाज निकला, जिसमें 463 मजदूर थे। संगोला और सुतलेज, फिजी और त्रिनिडाद के लिए कई बार मजदूरों को ले गए। गंगा नाम का एक जहाज था, जो त्रिनिदाद और गुयाना के लिए कई यात्राएं की। इन जहाज़ों के नाम अक्सर भारतीय नदियों, शहरों या ऐतिहासिक शब्दों पर रखे जाते थे, जैसे गंगा, यमुना या हिंदुस्तान। इन जहाज़ों की हालत इतनी खराब होती थी कि उसे तैरता हुआ जेल कहा जा सकता था। लोगों को छोटे छोटे डिब्बों में, जिन्हें होल्ड कहा जाता था, ठूंस दिया जाता था। ये डिब्बे इतने छोटे होते थे कि लोग ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे। सोने की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक डिब्बे में 50-60 लोग तक भरे जाते थे। हवा नहीं आती थी, गंदगी और बदबू फैलती थी। औरतों, बच्चों और पुरुषों को अलग अलग डिब्बों में रखा जाता था, लेकिन जगह की कमी के कारण कोई गोपनीयता नहीं थी। खाना बहुत कम और खराब मिलता था। ज़्यादातर चावल, सड़ा हुआ आटा या सूखी रोटी दी जाती थी। सब्जी, दाल या मांस जैसी चीज़ें लगभग नहीं मिलती थी। पानी भी गंदा और सीमित होता था। कई बार पानी खत्म हो जाता था और लोग प्यास से तड़पते थे। खाने और पानी की कमी के कारण लोग कमज़ोर हो जाते थे और बीमारियां फैलने लगती थी।
हैजा, मलेरिया और पेचिस जैसी बीमारियां आम थी। इन बीमारियों से कई लोग मर जाते थे। समुद्री यात्रा के दौरान बीमारियां फैलना आम बात थी। जहाज में साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं था। लोग एक दूसरे के पास सट कर रहते थे, जिससे बीमारियां तेजी से फैलती थीं। अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो उसे ठीक करने के लिए कोई डॉक्टर या दवा नहीं होती थी। कुछ जहाज़ों में एक सर्जन होता था, लेकिन वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों का ध्यान रखता था, न कि मजदूरों का। जो लोग बीमार पड़ जाते थे या मर जाते थे, उन्हें जहाज से समुद्र में फेंक दिया जाता था। इसे समुद्री दफन कहा जाता था। परिवार वाले अपनों को खोने का दुख भी ठीक से नहीं मना पाते थे। कई बार तो बच्चों को माँ बाप से अलग कर दिया जाता था और वो अकेले ही यात्रा करते थे। ऐसे में उनकी हालत और खराब होती थी। इतिहासकारों का कहना है कि कुछ जहाज़ों में 20 से 30% लोग यात्रा के दौरान ही मर जाते थे। यानी अगर एक जहाज़ में 500 लोग सवार होते थे तो 100 या 150 लोग विदेश पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। यह आंकड़ा बताता है कि ये यात्रा कितनी खतरनाक थी। अपने आप में एक बड़ी जुल्म तो समुद्री यात्रा ही थी, लेकिन इसके अलावा भी गिरमिटिया लोगों पर कई तरह के अत्याचार किए जाते थे। ये जुल्म शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक थे। अगर कोई व्यक्ति जहाज पर नियम तोड़ता था, जैसे ज्यादा खाना मांगता था या काम करने से मना करता था, तो उसे मारपीट का सामना करना पड़ता था। जहाज के कर्मचारी, जिन्हें सुपरवाइजर या मेट कहा जाता था, मजदूरों को कोड़े मारते थे या लाठियों से पीटते थे। कई बार तो बिना वजह भी मारपीट होती थी। खाने की कमी के कारण लोग भूखमरी का शिकार होते थे। कई बार खाना इतना कम होता था कि लोग दिन ब दिन कमजोर होते जाते। बच्चों और औरतों को खास तौर पर कम खाना मिलता था, क्योंकि पुरुषों को ज़्यादा मेहनत करने वाला मानकर उन्हें थोड़ा ज़्यादा खाना दिया जाता था। बीमार लोगों को कोई देखभाल नहीं मिलती थी। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो उसे अलग कर दिया जाता था, लेकिन दवा या इलाज नहीं दिया जाता था। कई बार बीमार लोगों को जानबूझकर कम खाना दिया जाता था ताकि वो जल्दी मर जाए और जहाज का बोझ कम हो। जहाज के अंग्रेज कर्मचारी और उनके नौकर मजदूरों को कूली कहकर बुलाते थे, जो एक अपमानजनक शब्द था। वो गालियां देते थे, मजदूरों का मजाक उड़ाते थे और उनकी संस्कृति को नीचा दिखाते थे। जैसे अगर कोई पूजा पाठ करता था तो उसे जंगली या अंधविश्वासी कहा जाता था। कई बार परिवार के लोगों को अलग अलग जहाज़ों में भेज दिया जाता था। माँ बाप को बच्चों से, पति को पत्नी से अलग कर दिया जाता था। इससे लोगों को बहुत मानसिक दुख होता था। वो अपने परिवार के लिए चिंता करते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। औरतों के साथ सबसे ज्यादा जुल्म होता था। जहाज पर उनकी कोई गोपनीयता नहीं थी। उन्हें पुरुषों के साथ भीड़ भाड़ में रहना पड़ता था, जिससे उनकी मर्यादाएं टूटती थी। कुछ जहाज के कर्मचारी औरतों के साथ गलत व्यवहार करते थे। कई बार औरतों को जबरदस्ती शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। जो औरतें इसका विरोध करती, उन्हें मारपीट या भुखमरी की सजा दी जाती थी। हमारे गांवों के लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बहुत मानते थे, लेकिन जहाज पर उन्हें इनका पालन करने से रोका जाता था। जैसे अगर कोई पूजा करना चाहता था तो उसे मना किया जाता था। कुछ लोग अपने साथ छोटी छोटी मूर्तियां या धार्मिक किताब ले जाते थे, लेकिन कर्मचारी इन्हें छीन लेते थे या फेंक देते थे। खाने में भी धार्मिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाता था। हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही तरह का खाना दिया जाता, जिसमें कई बार गोमांस या सूअर का मांस भी होता था। अगर कोई इसका विरोध करता तो उसे भूखा रहना पड़ता। गिरमिटिया लोग भले ही अनुबंध पर विदेश जा रहे थे, लेकिन उनकी हालत गुलामों जैसी थी। जहाज पर उन्हें कोई आज़ादी नहीं थी। वो जहाँ चाहें वहाँ नहीं जा सकते थे, कुछ मांग नहीं सकते थे और अपनी बात कह नहीं सकते थे। अगर कोई विरोध करता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। कई बार लोगों को जबरदस्ती जहाज पर चढ़ाया जाता था। कुछ लोग तो नशा देकर या बेहोश करके जहाज पर लाए जाते थे। जब वो होश में आते थे तो उन्हें पता चलता था कि वो समुद्र के बीच में है। जब ये लोग विदेश पहुंचते थे तो उन्हें वो सपने नहीं मिलते थे जो उन्हें दिखाए गए थे। गन्ने के खेतों में, रेलवे लाइन बिछाने में, सड़कें बनाने में या दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था।
ये काम बहुत मेहनत वाला था। सुबह 4 या 5 बजे से शाम तक गर्मी, बारिश और ठंड में उन्हें काम करना पड़ता था। कई बार तो 12-12 घंटा, 14-14 घंटा काम करना पड़ता था। मजदूरी बहुत कम मिलती थी। एक दिन की मजदूरी इतनी कम होती थी कि उससे खाना पीना भी मुश्किल से चल पाता था। कई बार मालिक लोग पैसा देने में आनाकानी करते थे। अगर कोई मजदूर बीमार पड़ जाता और काम पर नहीं जा पाता था तो उसका पैसा काट लिया जाता था। कुछ मालिक तो इतने सख्त थे कि वो मजदूरों को मारते पीटते थे। कोड़े मारना, गालियां देना और अपमान करना सामान्य बात थी। उनके रहने की जगह भी बहुत खराब होती थी। छोटे छोटे झोपड़ों में जो मिट्टी या तिनके के बने होते थे उन्हें रहना पड़ता था। इन झोपड़ों में न तो हवा आती थी, न ही ठीक से छत होती थी। बारिश में पानी टपकता था और गर्मी में बहुत गर्मी होती थी। खाना पीना भी बहुत खराब मिलता था। ज़्यादातर चावल और सड़ा हुआ आटा दिया जाता था। सब्जी, दाल या मांस जैसी चीज़ें बहुत कम मिलती थी। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो दवा भी मुश्किल से मिलती। डॉक्टर या अस्पताल बहुत दूर होते थे और मालिक लोग इलाज का खर्च नहीं देते थे। औरतों और बच्चों की हालत और भी खराब थी। कई बार औरतों के साथ गलत व्यवहार होता। कुछ औरतों को घरेलू काम करने के लिए भी ले जाया जाता था, लेकिन वहाँ उन्हें अपमान और शोषण का सामना करना पड़ता। बच्चों को भी छोटी उम्र में खेतों में काम करना पड़ता। सबसे दुख की बात यह थी कि ये लोग अपने गांव, अपने परिवार से पूरी तरह कट गए थे। उस समय न तो फोन था, न इंटरनेट और न ही कोई आसान तरीका जिससे अपने घर वालों से बात कर सकें। कई लोग तो सालों साल अपने परिवार को चिट्ठी भी नहीं भेज पाते थे। चिट्ठी भेजने के लिए भी पैसा चाहिए था और वो पैसा उनके पास नहीं होता था। कुछ लोग अपने गांव कभी लौट ही नहीं पाए। उनके परिवार को ये भी नहीं पता होता था कि वो जिंदा हैं या मर गए। गिरमिटिया मजदूरों को ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच उपनिवेशों में भेजा गया। सबसे पहले 1834 में भारतीय मजदूरों को मॉरिशस भेजा गया। यहाँ गन्ने के खेतों में काम के लिए मजदूरों की जरूरत थी। 1879 से 1916 तक हजारों भारतीय मजदूर फिजी गए। फिजी में भी गन्ने और नारियल के बागानों में काम कराया गया। 1845 से मजदूरों को त्रिनिदाद भेजा गया। यहाँ गन्ने और कोकोआ के खेतों में काम होता था। 1838 से मजदूरों को गुयाना भेजा गया, जहाँ गन्ने और कपास के खेत थे। 1873 से डच उपनिवेश सूरीनाम में भारतीय मजदूर भेजे गए। 1860 से दक्षिण अफ्रीका में मजदूर भेजे गए, जहाँ गन्ने के खेत और रेलवे निर्माण में काम कराया गया। 1845 से जमैका में मजदूर भेजे गए, वहाँ गन्ने और केले के खेत होते थे। 19वीं सदी के अंत में कुछ मजदूर मलेशिया में रबर बागानों के लिए भी भेजे गए। 1890 के दशक से रेलवे निर्माण के लिए भारतीय मजदूर अफ्रीका, केन्या, युगांडा भेजे गए। फ्रांसीसी उपनिवेश, रियूनियन और अन्य छोटे द्वीपों में भी कुछ मजदूर भेजे गए। इन देशों में भारतीय मजदूरों को कूली या गिरमिटिया कहा जाता था। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 12 लाख भारतीय मजदूर इन देशों में ले जाए गए। लेकिन साथियों, ये कहानी सिर्फ दुख और मुश्किलों की नहीं है, ये हिम्मत, मेहनत और संस्कृत की भी कहानी है। गिरमिटिया लोगों ने इतनी मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत से उन देशों में अपनी जगह बनाई। वो आपस में मिलकर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। जब उनके पास कुछ नहीं होता तब भी वो अपने गांव की बातें, अपने गीत, अपने त्यौहार याद रखते थे। उन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। हमारे गांवों की भाषा जैसे भोजपुरी, अवधी, मैथिली और हिंदी वहाँ आज भी बोली जाती है। होली, दिवाली, छठ पूजा और तीज वहाँ आज भी मनाए जाते हैं। हमारे गीत जैसे भोजपुरी लोकगीत और नाच जैसे कजरी और चैता वहाँ आज भी गाए जाते हैं। हमारे खाने जैसे रोटी, दाल, भात और अचार वहाँ आज भी लोगों के घरों में बनते हैं। उन्होंने वहाँ छोटे छोटे मंदिर भी बनाए, भगवान राम, हनुमान और माता दुर्गा की पूजा की। कई जगह तो उन्होंने अपने गांवों की तरह रामलीला और कृष्णलीला भी शुरू की। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि गिरमिटिया लोग अपने गांव को, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले।
कई गिरमिटिया लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। उस समय स्कूल बहुत कम थे और पढ़ाई महंगी थी, लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करते थे। उनके बच्चे और पोते पोतियों ने पढ़ाई की, नौकरी की और उन देशों में अच्छा मुकाम हासिल किया। आज फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद और गुयाना जैसे देशों में भारतीय मूल के लोग बहुत सम्मान के साथ रहते हैं। कई लोग वहाँ के बड़े नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और व्यापारी बने। कुछ लोग तो वहाँ की सरकार में भी बड़े पदों पे हैं। ये सब हमारी गिरमिटिया विरासत की ताकत है। गिरमिटिया लोगों की जिंदगी में सामाजिक ढांचा भी बहुत बदल गया। हमारे गांवों में उस समय जात पात का बहुत चलन था, लेकिन विदेशों में जहाँ सारी दुनिया नई थी, वहाँ जात पात का उतना सख्त पालन नहीं हो पाता था। सभी लोग एक साथ काम करते थे, एक साथ खाना खाते थे और एक साथ मुश्किलों का सामना करते थे। इससे आपस में भाईचारा बढ़ा। हालांकि कुछ लोग अपनी पुरानी परंपराओं को ले गए, जैसे कुछ लोग अपनी जाति के आधार पर शादी ब्याह करते थे, लेकिन समय के साथ ये सख्ती कम होती गई। आज फिजी या मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग ज़्यादातर हिंदुस्तानी या भारतीय के नाम से जाने जाते हैं, न कि किसी खास जात के नाम से। औरतों की स्थिति भी बदलने लगी। हमारे गांवों में उस समय औरतें ज़्यादातर घर में रहती थीं, लेकिन विदेशों में औरतों को भी खेतों में काम करना पड़ता था। इससे उनकी ज़िंदगी और मुश्किल तो हुई, लेकिन कुछ हद तक उन्हें आज़ादी भी मिली। वो अपने परिवार के लिए मेहनत करती थीं और कई बार पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थीं। समय के साथ गिरमिट प्रथा के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। भारत में कई लोग इस प्रथा के खिलाफ बोले। सबसे बड़े नाम थे महात्मा गांधी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर देखा था कि वहाँ हमारे मजदूरों के साथ कितना गलत व्यवहार होता है। उन्होंने इस प्रथा को आधुनिक गुलामी कहा। गांधी जी और दूसरे नेताओं ने, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय ने, अंग्रेजों पर दबाव बनाया कि इस प्रथा को बंद किया जाए। विदेशों में भी गिरमिटिया लोग छोटे छोटे विद्रोह करने लगे। वो हड़तालें करते थे, काम बंद करते थे और अपने हक के लिए आवाज़ उठाते थे। ये सब देखकर अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा। लगभग 1917 तक गिरमिट प्रथा पूरी तरह खत्म हो गई। इसके बाद कोई नया गिरमिटिया विदेश नहीं भेजा गया, लेकिन जो लोग पहले ही विदेश जा चुके थे उनकी ज़िंदगी वहाँ चलती रही। कुछ लोग अपने गांव लौट आए, लेकिन ज़्यादातर लोग वहीं बस गए। उनके बच्चे, पोते पोती वहाँ पैदा हुए और आज वो उन देशों का हिस्सा हैं। इस तरह गिरमिटिया लोगों ने हमें बताया कि मुश्किल हालात में भी इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है। साथियों, गिरमिटिया की कहानी सिर्फ एक इतिहास की कहानी नहीं है, ये उनकी मेहनत, उनकी हिम्मत और संघर्ष की भी कहानी है। धन्यवाद। जय हिंद।